नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जहां कोरोना काल के चलते और लॉकडाउन के चलते हम सभी का जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त सा हो गया है और हम सभी अपने अपने घरों पर हैं। ऐसे समय में भारतेंदु नाट्य अकादमी एक नई पहल के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासित श्री नीलकंठ तिवारी जी और संस्कृति विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन में और हम लोग रंग समागम 2020 की आप लोगों के सामने प्रस्तुति कर रहे हैं। इस वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं ऐसी विभूतियों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक निर्देशक, एक लाइट डिजाइनर, एक टीचर, ये सभी लोग उपस्थित हैं और ये सारे लोग अलग अलग नहीं हैं। आज ये सारे लोग एक ही शख्स हैं, एक ही व्यक्ति हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथी चक्रवर्ती सर से और मैं सीधे इनका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में और इनसे जानते हैं इनके सफर के बारे में। हेलो सर, नमस्कार। हेलो सौरभ, नमस्कार सर। लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीजें बंद चल रही हैं, क्या हाल है सर आपके? एक तो लेडी मैकबेथ बन गया हूँ। कैंडल लेके सर? नहीं, इतनी बार हाथ धोया। ओह, ब्लडी स्पॉट। यस। बट आई थिंक एक चीज ये भी है सौरभ कि पिछले अगर मैं 25 साल की मैं अपनी जर्नी देखूं तो मैं कहीं रुका नहीं था। ये एक ऐसा समय मुझे मिला जिस समय मैं रुका और मुझे मौका मिला इंट्रोस्पेक्ट करने का, खुद को दोबारा देखने का। सो इन वन वे दिस इज एन एडवांटेज। दूसरा ये जरूर है क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से एक साइकोलॉजिकल असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट एंजाइटी लेवल जितना कम रखे वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे पास भी अभी और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। तो जब ये चीज़ हमें पता है कि ऑल्टरनेटिव नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू के 6-7 दिन एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। जब मैं बालकनी में आता था तो सामने सुनसान सड़क देख के मुझे अजीब सा लगता था। बट 6-7 दिन के बाद धीरे धीरे जब मैंने ये समझा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है घर पे रहने का, so then I started to adapt it. So it's continuing, of course. अंदर तो हम सब तड़प रहे हैं कि कुछ करना है क्योंकि हम जिस मीडियम में काम करते हैं ये मीडियम एग्जीक्यूशन का है। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई हम करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, उसको अप्लाई करना। तो मुझे ये लगता है कि ये 4-5 महीने में जो दिमाग में भी जो चीज हमने रिविजिट की तो शायद उसको अप्लाई करने का भी समय आएगा ही। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिंदगी हम जीते हैं उम्मीद पे। ये एक बात बहुत अच्छी कही सर आपने कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में काफी कुछ काम करते रहते हैं हम, लेकिन कभी रुक कर क्या कर रहे हैं या अभी तक कितना किया हुआ है उसको कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सर इतने समय जो अभी हमारा 4-5 महीने का समय जो लॉकडाउन में बीत चुका है, सारे लाइव शोज बंद हो चुके हैं और जैसा कि आपने बताया सर, हमारा काम करने का मीडियम ही ऐसा है जहां पर हमको बाहर ही निकलना है, हमको शोज करने हैं, हमें वो जो गैदरिंग होती है ऑडियंस की, हमारा काम ही उस तरीके का है। तो सर इतने समय में इंट्रोस्पेक्ट किया तो सर ये समझना भी सही है या ये मानना भी सही है क्या कि रुकना भी जरूरी है कुछ समय के लिए लाइफ में? ऑफ कोर्स, जिसको हम जब हम थिएटर या फिल्म करते हैं तो हम पॉज या साइलेंस का
यूज करना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम उसको कहते हैं प्रेग्नेंट पॉज, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। डेड पॉज भी आते हैं। एब्सोल्युटली। यस सर। तो पॉज की भी जिंदगी में बहुत जरूरत है, साइलेंस की बहुत जरूरत है। मैं क्योंकि मैं एक मेट्रो सिटी में पैदा हुआ हूँ, कोलकाता। उसके बाद रहता हूँ और एक मेट्रो सिटी में, दिल्ली। ये दोनों मेट्रो सिटी से एक्चुअली मैं भागना चाहता हूँ, और मैं भागता कहाँ हूँ? पहाड़ों पे। मुझे ढूंढना ही वही होता है, साइलेंस। तो ये बहुत जरूरी है। सर, मैं आपके बचपन के बारे में पढ़ रहा था। हर इंसान के बचपन के कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ यादें होती हैं जो कि शायद ताउम्र उसके साथ रह जाती हैं। और आपके बचपन में ऐसा हुआ कि आप हमेशा से आपका जो घर था वो एक शमशान घाट के पास था। सुबह शाम सिर्फ हरि बोल बोल हरि, और इसी के ही राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये आपके दिमाग में यादें हैं। तो ये यादें बचपन में ये क्या डराती थी कभी, या ये इस तरीके की जो यादें थी जिन पर आप डेड बॉडीज को देख रहे हैं, उनको जलता हुआ देख रहे हैं, और आज तक ये यादें बहुत जीवित हैं आपके दिमाग में। तो ये कैसी यादें हैं सर? ये क्या आपको डिस्टर्ब करती हैं या फिर आपको चेरिश करती हैं? किस टाइप की यादें हैं सर ये? एक्चुअली सौरभ, कोलकाता का, कोलकाता में मतलब दो है शमशान। तो दोनों को कहते हैं कि महाशमशान। तो मैं जहाँ पैदा हुआ था, साउथ कोलकाता में, तो बिल्कुल घर, उसके बाद एक सड़क, और उसके बाद शमशान। तो ये जो हरि बोल की ये जो आदत मेरे कान में थी, एक चीज जब आज जब मैं याद करता हूँ उस चीज को, मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगती थी। वो ये लगती थी कि चारपाई पे, क्योंकि मैं उस समय की बात कर रहा हूँ 70s एंड 80s की शुरुआत। उस समय मैटाडोर पे डेड बॉडीज ले आना बहुत कम होता था। तो ज्यादातर लोग चारपाई कंधे पे रख के लोग चलते थे। तो उसमें देखता था मैं, जो लोग चल रहे हैं उनमें एक फुर्ती है। वो लिटरली दौड़ते थे, लेके दौड़ते थे। फिर ऐसा भी मैं देखता था कि एक लेडी जिनको सफेद और रेड, मतलब रेड उसकी मतलब जमीन है और सफेद जो है बाकी कपड़ा है, तो उनको लपेट के ऊपर ढेर सारी सिंदूर डाल के उनको लेकर दौड़ रहे हैं। बेसिकली मतलब वो सधवा है, शादीशुदा है वो, और कम उम्र में गुजर गई है वो। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि मतलब डेथ को हम ऐसे कैसे देख रहे हैं। लेटर पार्ट इन माई लाइफ आई रियलाइज्ड कि हमारे देश में, हमारा देश यूरोप नहीं है। यूरोप में लोग डेथ में शांत हो जाते हैं, मौन, इसलिए वो काला पहनते हैं, ब्लैक। हमारे यहाँ डेथ इज ऑल्सो सेरेमनी, सेलिब्रेट करते हैं सर, सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट वाज समथिंग जो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बचपन में शमशान में जाना अलाउड नहीं था। तो शमशान में मैं पहली बार जब घुसा, मुझे लगता है तब मेरी उम्र 9 साल या 10 साल की रही होगी, जिस समय मेरे नाना गुजर गए थे। और शमशान मतलब काली की पूजा। लेकिन वो जो काली की पूजा होती थी वो हम अलाउड नहीं थे उसको देखने के लिए। तो पहली बार जो मैं शमशान को देखा वो मेरे नाना के डेथ के बाद अंदर से। मैं वैसे कभी डरा नहीं उससे,
लेकिन एक चीज जरूर है कि मेरी माँ कहती है ये बात कि 70s की शुरू में जिस समय पूरे के पूरा कोलकाता इट वाज कंप्लीटली इन टर्मोइल, क्योंकि नक्सलाइट पीरियड था। सो सारे के सारे लोग टेंट्स बैठे हुए होते थे, क्योंकि पुलिस कब कहाँ घुस जाए किसी को नहीं पता। बट जिस एरिया में मैं पैदा हुआ हूँ वो बिल्कुल शांत, सेफ एंड सिक्योर्ड था, मेरी माँ कहती है। उसके पीछे कारण ये था कि रात में सीआरपीएफ ट्रकों में भर भर के लाशें लाते थे जलाने के लिए, और वो जो सारी लाशें हैं वो एक एक करके नहीं जलाते थे, उसको डंप करते थे एक के ऊपर एक, और 3-4 लाशें इकट्ठे जलती थी। सो बिकॉज ऑफ, क्योंकि सीआरपीएफ का आना जाना था और दिन भर 24 घंटा वो लोग उस एरिया को कॉर्डन करके रखते थे, सो दैट एरिया वाज सिक्योर्ड एंड सेफ। मेरे बचपन में अगर जब मैं अब जब मैं देखता हूं तो वहां शाम होते ही पहले जो एंटी सोशल्स होते थे वो एरिया बहुत एंटी सोशल एरिया था। तो पहले जो एंटी सोशल्स होते थे, जो जिनको हम कहते हैं गुंडे, तो उनकी आपस में लड़ाई होती थी, और वो जो लड़ाई का जो हथियार था वो हथियार था सोडे की बोतल। उस सोडे की बोतल को क्योंकि सोडे की बोतल आप ऐसे फेंकोगे तो वो जो गैस निकलता है उससे सामने वाला जो है उसके ऊपर अटैक होता है। yes. बाद में वो कन्वर्ट हुआ बॉम्ब में। वो बॉम्ब भी अलग तरीके का बॉम्ब है, जैसे जैसे हम देखते हैं ग्रेनेड। ग्रेनेड कभी भी ऐसे करके नहीं फेंकते हैं, पिन निकालने के बाद उसको ऐसे लुढ़का देते हैं। ये जो बम होता था इसको फेंकने का तरीका था जैसे हम शॉटपट खेलते हैं, उसको ऐसे फेंकते थे, अदरवाइज वो हाथ में जो है वो बस्ट हो जाता था। तो मेरे घर के नीचे तो हमारा जो घर था तो उसमें जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी की नीचे मैंने ये भी देखा, पिस्टल भी देखा, बम भी देखा, रखे जाते थे। शाम को जिस दिन, क्योंकि उनके आपस में कभी भी क्लैश होता था और अचानक सब कुछ बंद हो जाता था। इसके साथ साथ एक मेरे लाइफ को शेप देने के लिए एक बहुत अच्छी चीज थी, वो है मैं जिस एरिया में था इट वाज अ कॉस्मोपॉलिटन एरिया। तो बचपन में मेरे दोस्त थे पंजाब के लोग, मतलब सरदार जी, केरलाइट, तमिलियन, सिंधरी, मारवाड़ी, गुजराती, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू। और ये जो एरिया है यहाँ टिल मैं क्लास 10 तक था। यहाँ क्लास 10 तक सौरभ मुझे नहीं पता था रिलीजियन, कास्ट, कुछ नहीं पता था। आई वाज सो फॉर्चुनेट, क्योंकि हम सबके घर जाते थे, सबके घर में हम खाना खाते थे। So, जब मैं 11 में आया, आज जहां हम लोगों का घर है कलकत्ता में, वहां हम आए जब मैं क्लास 11 में आया। तो जब मैं आज जब मैं देखता हूँ ये 10 तक की जो मेरी जिंदगी, बिकॉज दैट्स अ मोस्ट प्रेशियस लाइफ। चाइल्डहुड, बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में जब मैं यहाँ आया तब मेरे लिए बहुत मुश्किल था एडजस्ट करने के लिए, एडप्ट करने के लिए, क्योंकि बचपन के जो दोस्त है मतलब वो मेरे से दूर चले गए। बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इट्स अराउंड 5 किलोमीटर्स, बट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। मेरे घर के 100 मीटर में ही एक गुरुद्वारा था, एक छोटा मॉस्क था, मंदिर था। सो आई वाज बीइंग ब्रॉट अप इन दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, जो मेरे बाद में बहुत काम आया। ये सब क्लास 11 में आके मुझे समझ में आया
ये कास्ट, रिलीजियन, ये सब है क्या चीज? सर काश हम लोग सर ऐसे ही हमेशा के लिए रह पाते और हमेशा ही ये भूल पाते कि हम ये है और तुम वो हो, और इतने तरीके की जो डिस्पैरिटी है और इतने तरीके के जो डिफरेंसेस हैं और आपस में जो हम सुपीरियर है या तुम इंफीरियर हो, ये वाली जो एक फीलिंग है, ये काश कभी आ ही नहीं पाती हमारे मन में, तो दुनिया ही सर कुछ और होती। और ये शायद बिल्कुल, इसीलिए एक्टर्स के लिए या आर्टिस्ट के लिए बोला भी जाता है कि उसकी कोई जात नहीं होती, और बिल्कुल। वो बिल्कुल हर तरीके के धर्म को या हर तरीके के लोगों को वो एक तरीके से दिखता है। ये यादें सर आपकी बहुत अच्छी रही। और सर उसी टाइम में शायद ये भी हुआ कि थिएटर से आपका तब तक संबंध नहीं हुआ था, रंगमंच से आपका उस समय तक कोई संबंध नहीं हुआ था। पहला भी जो आपका एक तरीके से ये कहें कि इनकाउंटर था थिएटर जैसी कला से, वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल्स में, आपके स्कूल में सर जो एनुअल फंक्शंस होते थे वहां पर ये रेसिटेशन होता था, तो उसमें आपने छिप कर हिस्सा लिया बिना किसी को बताए। तो ये छुप छुप के करने वाली भी चीज आप उस समय आपके लाइफ में शुरू हुई, और जो बाद में हम देखते हैं कि वो भी मैं बात करूंगा आगे कि आपने थिएटर भी काफी समय तक गुमनामी में किया बिना किसी को बताए, और वो सफर आपका काफी सालों तक चला छुप छुप के ये करने वाला। तो 12 साल। क्लास सिक्स्थ में जो पहली बार आपने रेसिटेशन कंपटीशन में हिस्सा लिया। यस। क्योंकि एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स को ये गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में कभी कोई आर्ट फील्ड से ऐसे रहा नहीं। ऑल्दो बंगाली कल्चर में आर्ट इज पार्ट ऑफ इट। मतलब घर में टैगोर हो या प्रेमचंद हो या शेक्सपियर हो, ये तीनों किताब बचपन से ही हमें दिखाई देती थी। पढ़ना एक और भी एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे बंगाल में शाम होते ही, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय हर घर से हारमोनियम की आवाज आती थी, लोग गाने की रिवाज करते थे। तो ये जो कल्चर का असर है। आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट कि मैं कोलकाता में पैदा हुआ, कि इस कल्चर के बीच में मैं पैदा हुआ। जैसे तुम देखोगे लखनऊ की अगर बात करें, इट हैज अ कल्चर। हालांकि यही लखनऊ से जब वाजिद अली शाह को भागना पड़ा, वो कलकत्ता में ही गए, और कलकत्ता में उन्होंने दिया क्या, जो बिरयानी सिर्फ कलकत्ता में मिलती है, बिरयानी में आलू, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। सो जो नॉनवेज, जो मीट था, वो रिप्लेस हुआ आलू से। तो ये जो बंगाल का हो या कलकत्ता का हो, उसका सबसे अच्छा असर था कि हर जगह से लोग आते थे। मतलब वो जो पोर्टुगीज का हो, फ्रांसीसी का हो या अंग्रेज का हो, एक उसका असर हुआ। दूसरा, बगल वाले जो स्टेट्स थे, बिहार, यूपी, बहुत असर था बंगाल के ऊपर। तीसरा, जो कल्चरल एक्सपेंशन था, क्योंकि अंग्रेज आने के बाद एक पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, तो हमें राजा राममोहन रॉय जैसे लोग मिले, माइकल मधुसूदन दत्त जैसे लोग मिले। हुआ क्या, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन हुआ बहुत। तो वो रिच कल्चर में बड़ा होना, लेकिन घर के बच्चे आर्ट फील्ड में जाए, ये थोड़ा मुश्किल था, और स्पेशली मेरे घर के लिए। तो इसीलिए छुप छुप के करना पड़ता था। क्लास 2 में जब मैं था, तब स्कूल में जो एनुअल फंक्शन था, उसमें ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी है, हम सब जानते हैं, द सेल्फिश जायंट। तो उसमें मुझे एक कैरेक्टर करने का मौका मिला था। ओके। बट वो कैरेक्टर मैं नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे कोरस में दे दिया गया।
उसके पीछे कारण ये था, क्लास 10 तक मैं एक सेंटेंस एक बार में नहीं बोल पाता था, मैं हकला था, स्टैमरिंग, भयंकर। स्टैमरिंग, और ओके। प फ अगर आ जाए तब तो मुंह फूल जाता, मतलब मुंह लाल हो जाता था मेरा। ये क्लास 10 तक मेरे साथ इट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। उसके पीछे कारण भी था। कारण ये था कि मेरा जो बचपन है, आई वॉज ओवर प्रोटेक्टेड। किताब की दुनिया मुझे पता था, खेलता था वो पता था, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहता है वो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। किसी ने मम्मी को बताया था कि 13 साल की उम्र में मेरा कोई एक्सीडेंट होने वाला है। पंडित ने या किसी ने कहा होगा। अच्छा अच्छा। और क्लास 10 तक मेरी मम्मी मुझे स्कूल ले जाती थी और ले आती थी, इस डर से कि कब एक्सीडेंट कुछ हो ना जाए। लेकिन उसके चक्कर में मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्डअप नहीं हुआ था, जिसको हम कहते हैं ना दुनिया को फेस करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उसका असर था मेरा हकलाना, जो मैं हकलाता था। लेकिन सर, जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट था, शाम होते ही हारमोनियम बज रहा है, लोग गाने का रियाज कर रहे हैं, ये कल्चरली, अगर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इतना रिच ये पूरा एनवायरनमेंट था, उसके बाद भी आपको उस एनवायरनमेंट में रहते हुए भी घर से अलाउ क्यों नहीं करते थे? उसके पीछे एक ही कारण था सौरभ, क्योंकि लोगों के लिए या मेरे पेरेंट्स के लिए उस समय आर्ट फील्ड वाज नॉट अ सर्टेन फील्ड। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, पापा मम्मी क्या चाहते हैं? एक ही चीज चाहते हैं कि मेरा जो संतान है उसकी लाइफ सिक्योर हो जाए। वो जो सिक्योरिटी की बात है, आर्ट फील्ड में उस सिक्योरिटी की बात नहीं थी। ऑफ कोर्स सत्यजीत राय जैसे एग्जाम्पल जैसे था, ऋत्विक घटक भी थे। तो लोगों को लगता था कि आर्ट फील्ड मतलब ये है। जैसे उत्पल दत्त भी थे, शंभू जी भी थे, शंभू मित्रा जी भी थे, लेकिन लोगों को लगता था कि वो एक्सेप्शन है, दे आर नॉट एग्जाम्पल। तो ये जो लाइफ को लेकर एक अनसर्टेनिटी है, वो मेरे पेरेंट्स के अंदर था, विच वॉज आई थिंक क्वाइट नेचुरल एट दैट टाइम। इसीलिए आज मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर मैं उंगली नहीं उठाता, बिकॉज इट वॉज क्वाइट नेचुरल फॉर देम। और यही कारण है कि क्लास 6 में जब मैं था, तो पहली बार छुप के जाके एक रिसाइटेशन कंपटीशन में हिस्सा लिया। 2 दिन बाद पता चला मुझे प्राइज मिला। वो किताब लेके जब मैं घर आया तो मेरे लिए ये संकट था, आई वॉज इन डिलेमा कि इस किताब को क्या करूं, सड़क पे फेंक दूं? क्योंकि किताब में जैसे तुमने कवर खोला तो उसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है, प्राइज लिखा हुआ है कि इसको प्राइज मिला, पुरस्कार। अब मैं सोच रहा हूं ये घर में ले जाऊं तो छुपाऊं कहां? क्योंकि मेरा जो बचपन है उसमें एक ही कमरा था, तो एक ही कमरे में हम बड़े हुए, मैं मतलब मेरी दीदी, मेरी माँ और मेरे पापा। तो एक कमरे में छिपाऊं कहां? लेकिन फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। तो एक छोटा सा बुक रैक था, तो उसके ऊपर जाके मैंने वो किताब रख दी। मम्मी ने देखी बाद में, क्योंकि घर में कहीं छुपा नहीं सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि ये कब किया, ये कहां से आ गया? तो मैं कहा वो एक्चुअली परसों ये मेरे मोहल्ले में एक बंदा है, उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है। तो मम्मा ने कहा कि ये जो कविता है, ये इसको तूने याद कब की? तो मैंने कहा कि नहीं, वो एक्चुअली याद हो गई थी। So that was the first prize, you can say. रेसिटेशन। Yes, recitation. और सर फिर उसके बाद समय ऐसा भी आया, अच्छा, ये जो डिसिप्लिन होता है थिएटर में डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप थिएटर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि थिएटर करने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हर शहर से थिएटर कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिर ये शिकायत होती है कि इतने साल काम करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला।
वो कुछ नहीं कर पाए, उनको थिएटर में कुछ हासिल नहीं हुआ। शायद कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है। आपने सर 11 साल तक, ऐसे आपने कोलकाता में 14 साल तक थिएटर किया, उसके बाद आप एनएसडी गए, उसके बाद आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना हुआ। उन 14 साल में से भी 11 साल तक आपने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो वो जो 11 साल का जो समय था, वो क्योंकि रिहर्सल पे जाना है और वहां पे समय देना है, शो जब पास आते हैं और समय देना है, तो घर पे कैसे एडजस्ट होता था, या क्या कैसे सर चल रहा था सब कुछ? एक्चुअली अगर मैं कहूँ इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 11, 12 ग्रेजुएशन, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा था, मैं 4th ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ा। तो मेरे पास एक बहाना था ट्यूशन का, कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। तो क्योंकि उस समय जो मतलब कोलकाता में जो थिएटर होता था वो बेसिकली शाम का थिएटर होता था, एमेच्योर थिएटर जो शाम को करते हैं। यस, शाम की जो मतलब रिहर्सल होती थी। ये ट्रेडिशन आज भी है, जिसको हम ग्रुप थिएटर कहते हैं। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मैं उससे बच जाता था कि ट्यूशन लंबा हो गया, लेकिन एक्चुअली वो बहुत मतलब इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। उससे मुझे लगता है आज अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना आसान है सर, लेकिन जो स्क्रिप्ट होती होगी वो तो लेकर घर पे आना होता होगा, वो एक ही कमरे में कैसे सर उसको? राइट, नहीं, क्लास 11 में जब मैं आया तो अब हमारा जहां घर है वहां हम आए। जो 11 से पहले जो घर था वो मतलब किराए का घर था, अब जो घर बना वो हमारा बना। ये घर थोड़ा बड़ा है। और दूसरा एक एडवांटेज ये भी है, क्लास 11 में आने के बाद तुम्हारी बैग की प्राइवेसी थोड़ी तुम्हें मिल जाती है। जो झोला लेकर, जो बस्ता लेकर तुम चल रहे हो, उसकी थोड़ी प्राइवेसी। हालांकि 11 साल बाद जब ये घर में पता चला तो मम्मा ने कहा, मम्मा को इसका हिंट मिल गया था। और वो हिंट ये मिला था कि मैं वॉशरूम में जाके नाटक का गाना गाता था नहाते समय। तो मम्मा को लगता था ये गाना तो बांग्ला में है नहीं, तो ये गाना वो कहां से गाता है। जब 11 साल बाद जब पता चला तब मम्मी ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि ये जो बाथरूम में जाके नहाते समय ये जो गाना गाता है ये थिएटर का गाना है। सो इट वाज बहुत बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता था उसमें। मैं उसी समय मैं कोलकाता के मैक्सवेल भवन में मैं जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ता था। तो ये जो सारी जगह पे जाना, ये एक्चुअली मेरे लिए एडवांटेज बन गया था कि सुबह 7 बजे घर से निकलना और रात 11 बजे घर वापस आना, ये एक्चुअली मेरे लिए आसान था कि मैं इसी में थिएटर करता रहा। ओ सर, तो 11 साल तक आपने इस तरीके से छुप छुप के थिएटर किया, और होता क्या है कि जब शोज पास आ जाते हैं और वो डेट आ जाती है और जिस दिन शो होना होता है, बहुत मन होता है कि अपने लोगों को बताएं आज मेरा प्ले होने वाला है, आपको आना है आना है। ये मन नहीं होता था घर में बताने का कि आज मेरा नाटक होने वाला है, यहाँ पर इतने बजे देखने चलो? मन को, बचपन का वो जो मन है उसको कैसे समझाया कि किसी को घर में ये भी इनवाइट भी नहीं करना है मेरा शो देखने आओ, या कैसे सर अपने आप को समझा लेते थे? अगर सच में कहूं तो मन में नहीं आता था। इसलिए नहीं आता था क्योंकि इतना डर लगता था कि अगर घर के लोगों को पता चला वो तो बंद करवा देंगे। तो अगर वो लोग देखने के लिए आएंगे तो मेरा तो थिएटर करना बंद हो जाएगा। तो जितना उनसे मैं दूर रहूं वो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए मन में कभी नहीं आया कि घर के लोग, मेरे पापा मम्मी नाटक देखे मेरा, थिएटर देखे मेरा। मेरा पापा जो है मतलब वो देखकर भी नहीं जा पाए। मेरा पापा गुजर गए थे 1995 में, और मेरी मम्मा ने 20 साल बाद 2004 में
जब मैं जो नाटक में एनएसडी रेपर्टरी में जो मैं डायरेक्ट किया था, उसका शो था कोलकाता में नंदीकर फेस्टिवल में। अच्छा। 2004 में पहली बार मेरी माँ मेरा काम देखने आई थी। आपने सर एक अपने को डिफेक्ट भी नहीं कहेंगे इसको, शायद हम लोग स्पीच का डिफेक्ट कहें, जो स्टैमरिंग की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो शायद आपको ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलने से वो प्रॉब्लम आप में डेवलप हुई। Yes. और ये कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग Absolutely. इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ डिजीज। Absolutely. क्योंकि सर मैं खुद भी स्टैमरिंग से बचपन से लेकर जूझता हुआ आ रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रही है। Right. है, अभी तक है, आज तक है। आपने जो Right. शब्द जो आपने वर्ड्स बताए, मैं भी ट और त प्राणी के बाद मैं डर जाता हूँ कि शायद वो निकल पाए या वर्ड नहीं निकल पाए, और आपका वो प और फ वाली जो चीज आपने जो बताई, मैं बिल्कुल रिलेट कर पाता हूँ इस चीज को। क्या थिएटर करने के दौरान, क्योंकि आपने 14 साल थिएटर किया और उसमें सिर्फ आपने एक्टिंग की है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक्टिंग किया, Yes. वो कमी को आप ओवरकम कर पाए या वो कमी आपकी दूर हुई? क्योंकि सर थिएटर जो सबसे ज्यादा चीज आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है आपका, उस कॉन्फिडेंस से वो कमी आपकी दूर हुई, खत्म हुई सर? मेरी जिंदगी में जो थिएटर है उसका 4 स्टेज है। पहला स्टेज जो 14 साल मैंने कोलकाता में थिएटर की, दूसरा एनएसडी की 3 साल की ट्रेनिंग, तीसरा एनएसडी रेपर्टरी में 7 साल, उसके बाद 2008 से लेकर अब के ये समय। कोलकाता में जब मैंने थिएटर किया, कोलकाता की थिएटर ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, वो है डिसिप्लिन इन थिएटर। डिसिप्लिन है क्या, थिएटर की डिसिप्लिन क्या है? छोटे छोटे मैटाडोर वैन में सामान गोडाउन से लाद के ऑडिटोरियम तक ले जाना, उसको अनलोड करना, सेट लगाना, एक्टिंग करना, शो खत्म, सेट डिसमेंटल करके वापस उस मैटाडोर वैन में डालना, गोडाउन में ले आना, उसको रखना। ये जो साइकिल है ना सर, यस सर, यस सर। हमें आर्मी डिसिप्लिन नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट राइट ये नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो है सेल्फ डिसिप्लिन। और ये जो सेल्फ डिसिप्लिन की जो आदत है, ये मेरे लाइफ में कोलकाता के थिएटर का कंट्रीब्यूशन। एक दूसरा, रिहर्सल स्पेस एक ऐसी जगह मेरे लिए हुआ करते थे कि जहां कोई मुझे टोकता नहीं था, मुझे एनकरेज करते थे लोग, टू डू। जैसे एक और बीमारी भी मेरी थी वो बीमारी ये थी, मुझे लगता था कि मेरा हाइट बहुत शॉर्ट है, मैं 5 फीट 4 इंच का हूं। मुझे लगता था कि मैं बहुत ही शॉर्ट है मेरा हाइट, तो मैं जो चलता था, मेरी एड़ी जो है, एड़ी ऊपर रहती थी, मैं चलता ही था ऐसे एड़ी ऊपर करके, एड़ी नीचे ना आए, क्योंकि उससे तुम्हारी 2-3 इंच हाइट बढ़ जाता है। थिएटर करने जब आया, मेरे डायरेक्टर मुझे डंडे से मारते थे मेरे पैर में, सीधा पूरा पैर रख, सीधा चलना थिएटर ने मुझे सिखाया। बोलना, एक काम करने के लिए जिस कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, क्यों मैं कह रहा हूं सेल्फ डिसिप्लिन, इट नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेडिकेशन। कोई कहता नहीं है, लेकिन मान लो कि मेरा काम है कि
कोई, मान लो कि तुम स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हो और नाटक में एक ऐसा ड्रामेटिक मोमेंट है कि तुम एक मैजिक क्रिएट करते हो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, मान लो, और राइट हैंड जो तुम्हारा है वो, तुम इमेजिन करो कि तुम बिल्कुल विंग के बगल में आके खड़े हो गए। तुम्हारा राइट हैंड जो है वो यूं करके लेफ्ट हैंड किया, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा विंग के अंदर गया लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड जब बाहर आया तो हाथ में एक एप्पल है। ये एप्पल दिया किसने? जो विंग में खड़ा था मैं, वो तुम्हारे हाथ में मैंने ट्रांसफर किया। ये जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ मोमेंट, क्षण, पल, ये आर्ट है। ये जो जिम्मेदारी सिखाता है थिएटर, कि अगर मैं, क्योंकि उसी के ऊपर अब आगे का नाटक है कि तुम्हारे हाथ में वो सेब कैसे आया। डेफिनेटली एक पल एक इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। और जब हम लाइव आर्ट, लाइव परफॉर्मिंग आर्ट करने जाते हैं तो बात क्षण का ही है, पल, मोमेंट। उस मोमेंट को अगर हमने जी लिया, उस मोमेंट को अगर हमने ऑडियंस तक ट्रांसफॉर्म कर दिया, तभी रसानुभूति होगी, नहीं तो रसानुभूति नहीं होगी। ये कोलकाता थिएटर का, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक मेरा सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करना, मुझे चलना सिखाना, इट नॉट जस्ट लिटरली चलना बट जिंदगी में चलना। बहुत ही इंस्पायरिंग सर ये बातें हैं कि अपने आप को, सर थिएटर, अगर आप थिएटर आप कर भी रहे हो, सो जस्ट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप केवल किसी को प्रूव करने के लिए आई एम एन एक्टर, मैं ये करता हूँ, वो नहीं। सर ये जो बात आपने कही कि सामान उतारना, वहां पर उसको लगाना, नाटक खत्म हो जाने के बाद एज एन एक्टर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि उसको डिसमेंटल करना, वहां तक पहुंचाना। शायद ये ड्रामा स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं, वो शायद जो एक्टर्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ, मैं सभी के लिए बात नहीं करूंगा लेकिन फिर भी मैक्सिमम ये है कि मेरा काम सिर्फ एक्टिंग करना है। मैं जाकर पोछा नहीं लगा सकता स्टेज पर जहां मुझे एक्ट करना है, या मैं जाकर हेल्प नहीं कर सकता उसकी जो कि सेट को लगा रहा है मेरे लिए। आपने सर एक बहुत ही अच्छी बात कही है, मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था कि आप किसी के साथ भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, चाहे वो किसी भी जगह पर जाकर, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप काम कर सकते हो। उसके साथ एक इंसान की तरह देखो कि वो जो काम कर रहा है उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और वो भी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उसके साथ बिल्कुल दिल से जुड़ के, उसके कंधे पर हाथ रखकर, उसके साथ जमीन पर बैठकर चाय पीकर, उसके किसी भी काम में हेल्प करके। तो शायद एक्टर्स में इस चीज को, आपके द्वारा ये चीज को उन लोग समझ पाए या एक्सेप्ट कर पाए कि कितना जरूरी है। सर, नेशनल जियोग्राफी में एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है मेगा स्ट्रक्चर। बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, 500 लोग काम करते हैं, और उस 500 लोगों में 10-12 देशों से, अलग अलग देशों से लोग आते हैं जो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं, लेकिन 2.5 साल, 3 साल, 5 साल के बाद वो एक मेगा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। कैसे? टीम। हम जो थिएटर करते हैं, फिल्म करते हैं, ये टीम गेम है। हम कहते हैं सोलो परफॉर्मेंस। उस सोलो परफॉर्मेंस के पीछे भी कितने लोग लगे रहते हैं?
इट्स अ टीम गेम। अनटिल एंड अनलेस हम उस टीम में शामिल नहीं होंगे, जब मेरा मान लो फुटबॉल टीम जब ओपोनेंट के एरिया में है, ओपोनेंट के एरिया की पेनल्टी बॉक्स में, तो मेरे टीम की जो गोलकीपर है वो क्या रिलैक्स होके खड़ा है? जब जब रिलैक्स हुए, फुटबॉल में ऐसे भी गोल है, उधर की पेनल्टी बॉक्स में फुटबॉल है, अभी इधर का जो गोलकीपर है वो पेनल्टी बॉक्स में आराम से रिलैक्स खड़े हैं, उधर से एक किक मारा और इधर सीधा गोल हुआ। यू कैनॉट बी रिलैक्स्ड। ये टीम गेम है, जितने लोग हैं सबका कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, आर्ट, कला हमें कलाकार नहीं बनाता है, कला हमें ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, इंसान, जिसको हम मानविकता कहते हैं। अगर मैं एक दूसरे इंसान को समझ ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं दूसरे इंसान का किरदार कैसे करूंगा? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पीछे आज अगर तुम देखते हो फॉर्मूला 1 कार या मोटो जीपी की ये जो ग्रां होता है, जब ड्राइवर जीतते हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि आई एम थैंकफुल टू माय टीम, क्योंकि वो जितने टेक्नीशियन, जितने मैकेनिक्स बैठे हुए हैं, इंजीनियर बैठे हुए हैं, उनके बिना ये ड्राइवर जो है वो जीरो है। अगर मैं और तुम, हम दोनों स्टेज पर हैं और नाटक हो रहा है, मान लो मैं डायलॉग भूल गया, तुम क्या करोगे? तुम अपना डायलॉग बोलते जाओगे? नो सर। तुम पहले ये कोशिश करोगे ये सिचुएशन को कैसे बचाए। यस सर। राइट, ऐसा बोल दो कि हिंट मिल जाए उसकी डायलॉग का। एब्सोल्युटली। अगर मैं तुम्हें ये समझता हूं कि मैं जो लीड एक्टर हूं, तू तो साइड एक्टर है, अगर ये मेरी मेंटेलिटी है, मैं तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं। दूसरा, हम एक एटमॉस्फेयर में खड़े होते हैं। जैसे मान लो अभी तुम अगर देखोगे, क्योंकि तुम खुद को भी देख पा रहे हो, एक ब्रिक का स्ट्रक्चर है, एक सोफा है, मेरे पीछे भी कुछ है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर क्या दे रहा है? इस समय आज सौरभ का फिजिकल प्रेजेंस, मेरा फिजिकल प्रेजेंस, और इस फिजिकल प्रेजेंस में इसको हम कहते हैं लोकल, मतलब लोकैलिटी, लोकेशन, और दूसरा समय, टाइम। ये दोनों चीज हमारी जिंदगी का ये वाला जो हिस्सा है, इसको डिपिक्ट कर रहा है। जो सेट लगा रहा है वो क्या नौकर है मेरा? यही कारण था सौरभ कि जब मैं सोचा कि मैं एनएसडी दूंगा, तो जब मैंने दिया भी, जब सिलेक्शन के बाद, ये मैं कोलकाता से तय करके आया था कि मैं डिजाइन एंड डायरेक्शन लूंगा, एक्टिंग नहीं लूंगा। उसके पीछे कारण ये था, आई वॉन्टेड टू नो थिएटर इन टोटैलिटी। थिएटर की टोटैलिटी क्या है? अगर मैं बैक स्टेज नहीं जाना तो मैं ऑन स्टेज क्या जानूंगा? नेवर। आज मैं तीनों चीज करता हूं, मैं डायरेक्शन भी करता हूं, एक्टिंग भी करता हूं, डिजाइन भी करता हूं, लेकिन मैं एट ए टाइम एक ही चीज करता हूं। मैं जब डायरेक्ट करता हूं
तो मैं एक्टिंग या डिजाइन नहीं करता हूं। जब मैं एक्टिंग करता हूं तो डायरेक्शन या डिजाइन नहीं करता हूं। जब मैं डिजाइन करता हूं तब मैं डायरेक्शन या एक्टिंग नहीं करता हूं। इट एक्चुअली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड थिएटर इन टोटलिटी। और ये जानना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सर, मैं मान लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारा एक स्टडी रूम है, और मान लो कि ये एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, और तुम रहते हो 7th फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में अगर कोई एक्सप्लोजन अगर होता है, उसका असर तुम्हारे ऊपर होगा या नहीं? डेफिनेटली सर। अगर मैं अपनी दुनिया सिर्फ उसी स्टडी रूम में बनाकर रखा तो मेरी दुनिया उतना ही है। मैं कुएं का मेंढक हूं, तुम नहीं हो। तुमने तो अपनी आंखें खोल के रखी है। तुम्हें तो पता है कि अगर फर्स्ट फ्लोर में जो है उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि उनके घर में कोई एक्सप्लोजन मतलब कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल रख के ना जाए। अगर उनकी गैस की पाइप से अगर पाइप लीकेज हो रहा है तो तुम ये सोचते हो कि मतलब ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तो अपनी स्टडी रूम में बैठा हूं 7th फ्लोर में, मैं तो ये सोच रहा हूं उनका हो रहा है, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ टीम वर्क। अकेले का काम है ही नहीं। ये सर, ये बात एक्चुअली ड्रामा स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं, या फिर और भी जहां पर भी एमेच्योर थिएटर हो रहा है या बाहर भी प्रोफेशनल थिएटर भी हो रहा है, तो टीम काम कर रही है साथ में। कोशिश करते हैं एक्टर की हम उस चीज से स्केप हो जाए, वो जो हम किसी की निगाह में ना पड़े, हमें कोई बुला ना ले कि थोड़ा सेट लगाने में हेल्प कर दो, थोड़ा सा वहाँ कॉस्ट्यूम का वो जो वहां पर बैग रखता है उसको ले आने में हेल्प कर दो, थोड़ी सी कीलें यहाँ पे ठोकने में थोड़ी हेल्प कर दो। वी एक्चुअली ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्क। हम यहाँ पर एक्टिंग करने आए, थोड़ा सा हमने देखा कि कहीं हमारी जरूरत पड़ सकती है, निकल जाते हैं सर। तो इस चीज को समझना एज एन एक्टर कि ये एक्चुअली टीम वर्क है। अच्छा सेट टाइम पर लग जाएगा और हमारा शो टाइम पर शुरू हो जाएगा। ये हमारे लिए, हमारी टीम के लिए ये एक एडवांटेज है। और सच बात है सर कि सामने वाले टीम वाले को भी एक इंसान की तरह दिखना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी नाइस सर। एनएसडी में आने के बाद जब सर आपने ये फैसला लिया कि मुझे थिएटर इन टोटलिटी सीखना है, मुझे डायरेक्शन भी सीखना है, मुझे डिजाइन भी सीखना है, मुझे क्योंकि आपने ऑलरेडी 14 साल सिर्फ एक्टिंग की थी वहां पर, और यहाँ पर एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूशन में आने के बाद बहुत तरह के आपको डायरेक्टर्स मिले होंगे, बहुत तरह के आपको टीचर्स मिले होंगे। सवाल मेरा ये है सर कि डिजाइनर और टीचर और एक्टिंग टीचर और लाइटिंग डिजाइनर, जो ये 4 अलग अलग काम आप कर रहे हैं, इन चारों में हर एक फील्ड के किस टीचर ने आपको सर सबसे ज्यादा, बोलते ना सर, हमें गुरु मंत्र मिल जाता है, या फिर हमको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिल जाता है जिससे कि हम चीजों को समझना और उसको सही से और अच्छे से करना वो शुरू कर पाते हैं। कौन कौन से सर वो टीचर्स थे जिन्होंने एक्चुअली आपकी लाइफ को शेप किया, टीचिंग की लाइन में, एक्टिंग की लाइन में, डायरेक्शन की लाइन में, और फिर वो लाइटिंग डिजाइनर की लाइन में, सर चारों में? सौरभ, कोई एक टीचर तो है नहीं, मेरा कोई एक गुरु है ही नहीं, कई गुरु हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो शायद एक के बाद एक मैं बोलता जाऊंगा। सबसे पहले रीटा गांगुली मैम, प्रसन्ना जी, अनुराधा कपूर जी, बंसी कौल जी, मोहन महर्षि जी, बापी बोस जी, वामन केंद्रे जी, उसके
जो मैं कलकत्ता में जिनके साथ सबसे लंबा मैंने काम किया था, जयती बोस जी, ऐसे कई लोग हैं। हमें एस्थेटिक्स पढ़ाते थे, निभा जोशी जी, आज वो नहीं रहे। इतना कठिन सब्जेक्ट है वो एस्थेटिक्स, वो हमारे लिए बिल्कुल नैनी थी। इन सारे लोगों ने, रॉबिन दास जी, इन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं से मुझे, मेरे थॉट को शेप दिया। एनएसडी में 3 साल, हर एक के अंदर एक अपनी अपनी क्वालिटीज है। जैसे रीटा मैम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब यू कांट इमेजिन उनकी स्ट्रिक्टनेस क्या है। ऐसे लगता है कि हम जेल में आ गए, लेकिन वो जो सिखा कर गए हमें, वो कोई नहीं सिखाएंगे। इंडियन क्लासिकल थिएटर का एप्लीकेशन आज पिछले 4-5 सालों में मैं उनके साथ उनके प्रोडक्शन में एज अ लाइट डिजाइनर काम किया। आज रीटा मैम और मेरा संबंध बिल्कुल अलग है। आज वो मुझे एज अ प्रोफेशनल ट्रीट करते हैं, लेकिन वो जो स्टूडेंट लाइफ की वो जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग क्या मांगता है? डिसिप्लिन मांगता है। और इन सारे जितने सारे टीचरों को मैंने कहा, जैसे मान लो रॉबिन दास जी, हम प्यार से उनको रॉबिन दा कहते हैं, सर है मेरे। 1.5 महीना व्हाइट पेज पे सिर्फ पेंसिल लेकर सीधी लाइन खींचनी है, दैट्स द जॉब। 1.5 महीना, कौन सा ट्रेनिंग है ये? पेशेंस, जिसको हम आत्मा कहते हैं ना, ये आत्मा को जोड़ना बहुत जरूरी है। ये नकली होकर आर्ट नहीं होगा, इम्पॉसिबल। शॉर्टकट से आर्ट नहीं होगा। 2 साल 3 साल सरवाइव हम कर जाएंगे, लेकिन 20 साल 30 साल हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इन जितने लोगों का नाम मैंने लिया, इन सब ने सिखाया हाउ टू मेक योरसेल्फ, डिवोट योरसेल्फ टुवर्ड्स दिस फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। एंड दैट इज द रीजन। मेरे लिए मेरी जिंदगी में 2 माँ हैं, एक जिन्होंने मुझे पैदा किया और एक जिन्होंने मुझे खड़ा किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। दैट इज माय मदर इंस्टीट्यूशन। क्योंकि अगर ये नहीं होता, एक टीचर का नाम तो लेना ही भूल गया मैं, जो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वजह से ही मैं उनसे मिल पाया था, उनका नाम है तापस सेन जी, लाइट डिजाइनर। एब्सोल्युटली। कलकत्ता में कभी उनके आसपास भी नहीं जा पाया मैं। 2001 में जब मैं 3rd ईयर में था, हमारे समय जो है 15 मई को सेशन खत्म हो जाता था। अप्रैल के एंड में 3rd वीक में हमें पता चला कि तापस दा आ रहे हैं 3rd ईयर के डिजाइन डायरेक्शन के स्टूडेंट के साथ क्लास करने के। 7 दिन उन्होंने क्लास लिया था, 2001 से 2007। उसके बाद 6 साल उनके साथ मेरा संबंध रहा। मैं सीख पाया। इट्स बिकॉज ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। दूसरा, ये जो बार बार मैं कह रहा हूं, ये जो डिसिप्लिन की बात है, ये डिसिप्लिन क्या देता है?
डिटेलिंग। ये जितने सारे टीचरों का मैंने नाम लिया, डिटेलिंग सिखाया। किसी भी चीज को सिर्फ सरफेस लेवल से मत देखो, उसके अंदर जाओ क्या है। ये जो अभी मैंने नाम लिया निभा जोशी मैम का, निभा जोशी जी जो एस्थेटिक्स पढ़ाते थे। यू कांट बिलीव, फर्स्ट ईयर की एंड में हम लोगों का प्रोजेक्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन। वाइवा हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। हम 4 लोग इकट्ठे जाते थे। हमने प्रोजेक्ट उनके सामने रखा और तुरंत उन्होंने प्रोजेक्ट ऐसे हमारी तरफ वापस कर दिया और कहा, इडियट, तुम लोगों को पता नहीं हाउ टू प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। तो हम कह रहे हैं कि नहीं मैम, अंदर है, बहुत कुछ है अंदर। उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट क्या बता रहा है? It is telling about you. How to present, what will be that cover? वो पहला, वो जो कवर पेज है, उसमें वो क्या होना चाहिए? तब तो सामने वाला उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद ये जो 1 घंटे का वाइवा होता था निभा मैम के साथ, वो वाइवा नहीं होता था, क्लास होती थी। पूरे 1 घंटे की वो क्लास लेती थी। चाय बिस्किट सब हम खाते पीते थे उसमें। टीचर की नजर, स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं करना है, स्टूडेंट के साथ लगे रहना है और उनको उनके दिमाग में अपनी जो सोच है उसको नहीं भरना है। उसको उस स्टूडेंट की जो सोच है, उस सोच को एक सिर्फ सही रास्ता दिखा देना है। उसके बाद की जर्नी उसकी अपनी है। आई शुडंट इम्पोज माई थॉट ऑन यू, बट रैदर तुम्हारी जो सोच है उस सोच को तुम और एक्सप्लोर कर पाओ, वो मेरा काम है। सो आई एम ग्रेटफुल कि ऐसे टीचर हमें मिले। सर, इतने ग्रेट टीचर्स का आपने नाम लिया सारे, और हर एक ने आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी अप्रोच में, आपके टोटल ओवरऑल ट्रीटमेंट में, क्योंकि सर आप खुद बोलते हैं कि आपने 3 साल एनएसडी में सिर्फ काम को सीखा और 7 साल आपने रेपेटरी में जब काम किया तो उसमें आपको उस काम को जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जो भी चीजें हम सीखते हैं, जो भी हमारी टीचिंग, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको अपने काम में कैसे लेकर आना है, वो आपने रेपेटरी में करना शुरू किया। आपके पास जब एक प्ले आता है सर, आपके पास जब एक प्ले आता है डिजाइन करने के लिए, आपके पास जब एक प्ले आता है डायरेक्ट करने के लिए, मैं पहले ये अलग अलग सवाल पूछूंगा। जब आप एक प्ले को लाइट डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, तो लाइटिंग का मतलब सबसे पहला अगर जो एलिमेंट ऑफ लाइटिंग बोले वो है विजिबिलिटी, कि चीजें दिखे। लेकिन जो उस सीन का, जो उस प्ले का जो थीम है, जो उसका मूड है, जो उसका मैसेज है, जो उसकी डेप्थ है, वो कितनी ज्यादा मैटर करती है लाइट के अलग अलग शेड के आ जाने की वजह से, या लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी की आ जाने की वजह से, या लाइट के अलग अलग एरियाज में कैसे वो गिर रही है, या किस तरीके से आप कैसे सर एक प्ले को देखते हैं लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ। ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या डायरेक्टर उस टाइम पर ज्यादा इनपुट देता है, या आप डायरेक्टर से बोलते हो मेरा इनपुट रहेगा एज ए लाइटिंग डिजाइनर? ये सर दो चीज है सर। एक, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मैं पहले दूं। लाइट बड़ी खतरनाक एलिमेंट है, क्योंकि स्टेज पर लाइट गिरने से ही बाकी लोग, बाकी चीजें दिखाई देती है। अंधेरे में तो दिखता नहीं है।
सही समय पे उस लाइट को वहां लाइट का आना जरूरी है। एक टाइमिंग। दूसरा, सबसे पहला सवाल है, लाइट क्यों जला रहा हूं? किसने कहा था लाइट जलाने के लिए? किसी ने नहीं कहा। सवाल यह है, मैं क्यों लाइट जला रहा हूं? तुम जब अपने घर में जाते हो, अगर अंधेरा है, कभी कभी तो ऐसा भी दिन होता है कि तुम अंधेरे में ही घुसते हो, बिना लाइट जला के अपने कमरे में जाते हो और 15 मिनट ऐसे ही बैठे रहते हो। तुमने लाइट जलाई क्या? इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ लाइट। यस। उसका पर्पस क्या है? क्यों जलाऊंगा मैं? सवाल यहां से शुरू होता है। उसके पीछे ऑफ कोर्स एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, तो उसकी स्टडी भी बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी लाइट डिजाइनर की सबसे बड़ी जो है, लाइट जहां आएगी वही जगह, उसी जगह को ऑडियंस देखेगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं क्यों जला रहा हूं? ये क्यों का सवाल उसका उत्तर ढूंढना, दैट्स ऑफ कोर्स दैट्स अ स्टडी जिसके पीछे लंबा समय चाहिए। इसको दूसरा, ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ये करने से होगा। दूसरी चीज अगर देखोगे, लाइट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका 50% साइंस है। हम तुम उसको बदल नहीं सकते हैं। मैं चाहूंगा कि लाइट वहां जलाऊं और लाइट उधर जाए, नहीं होगा। तुम अगर मुझे कहोगे कि आप आपका हाथ पीछे कर लीजिए तो मैं पीछे कर लूंगा, लेकिन लाइट को कहूंगा कि तू ऐसा कर ले तो लाइट नहीं करेगी, क्योंकि वो साइंस है। लेकिन 50% साइंस है और 50% कला है, आर्ट। ये जो साइंस है, उसी साइंस का जो लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन को ही एक पैरामीटर है, इसके अंदर हमें काम करना है। इसके अंदर जब एक कलाकार का मन आता है, तब ये कला बनती है। There is a huge difference between a technician and a light designer. Definitely, sir. Technicians, they are master of science. उनको पता है कैसे कनेक्शन करना है, कैसे 3 फेज करना है। लेकिन लाइट डिजाइनर को ये 50% साइंस भी जानना है और कला भी जानना है। Aesthetic, definitely. पर्पस क्यों जला रहा हूं मैं? आज तुम देखोगे डीजे धिंग तरक्का धिंग तरक्का धिंग तरक्का, तुम 5 मिनट अगर उसकी तरफ देखते रहोगे तुम बोर हो जाओगे। क्योंकि वो एक ही पैटर्न घूम रहा है, वही रिदम है, वही लाइट का मूवमेंट है, वही कलर है। हमें बोर नहीं करना है, मोनोटोनस नहीं होना है। एब्सोल्युटली। दूसरा, मैंने एक चीज तय की है जिंदगी में, वो ये है, मैं कम काम करूंगा, लेकिन कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करूंगा, कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। एक प्रोडक्शन में लगभग मैं 1.5 से 2 महीना मैं रिहर्सल में जाता हूं, जब से काम शुरू होता है। किस कारण जाता हूं? मेरा प्रोफेशन है इसलिए ना, मैं इसलिए जाता हूं, मुझे डायरेक्टर, जब मैं एज अ लाइट डिजाइनर काम करता हूं, मुझे डायरेक्टर का दिमाग पढ़ना है। मुझे एक्टर का दिमाग पढ़ना है।
नाटक तो पढ़ा है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे देश में, बहुत कम डायरेक्टर है जिनके पास एक प्रॉपर विजुअल होता है। वो जो डिजाइनर के साथ जो शेयर करते हैं, ज्यादातर क्या कहते हैं, हमें ना अभी ये क्या है समझ में नहीं, ये है क्या? हाथी मांग रहे हो, जिराफ मांग रहे हो, आसमान मांग रहे हो, क्या समझा नहीं पाते क्या चाहिए उनको। Absolutely. Now, if I am a professional light designer, then it's my responsibility to understand the director's mind, director's thought. Yes, sir. इसीलिए मैं 1.5 से 2 महीना इसीलिए जाता हूं, क्योंकि मैंने तय कर लिया मैं कम काम करूंगा। एक और जो चीज है जो मैं लाइट डिजाइन के थ्रू मैं ढूंढ रहा हूं, ढूंढता रहा हूं, अभी भी ढूंढ रहा हूं, वो ये है, लाइट डिजाइन जो है ये एक दृश्य कला है, विजुअल आर्ट, पेंटिंग। उसके अलावा भी एक चीज है, वो है मनस्तत्व, साइकोलॉजी, स्टेट ऑफ माइंड। मैं इसको भी ढूंढ रहा हूं पिछले 17-18 साल से। सिर्फ विजुअल आर्ट नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ विजुअल आर्ट, इट्स अ विजुअल पेंटिंग, मैं भी करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मनस्तत्व क्या है लाइट। एक और चीज भी है, ये हमारे बाहर लोगों को एक लोग सोचते हैं कि एनएसडी के पास आउट मतलब सब कुछ ग्रैंड्योर करेगा, वो 300 इक्विपमेंट से नीचे काम नहीं करेगा। अगर मुझे पता है कि पर्पस क्या है, 300 इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। मैं बाहर 20 इक्विपमेंट में भी काम करता हूं, और उस 20 इक्विपमेंट में भी तुम मैजिक क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली। जरूरी ये है पर्पस क्या है मेरा, पर्पस ऑफ लाइटिंग। एब्सोल्युटली। मैं क्यों जला रहा हूं? घर की जो लाइट है वो तो बिना पर्पस के हम जलाते नहीं है। नो सर। सूरज बिना पर्पस के तो उगता नहीं है, तो उन सब का पर्पस है, और मेरे लाइट जलाने के पीछे कोई पर्पस नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। वही इसी की स्टडी है। ओके सर। और सर मैं आप क्योंकि बहुत ग्रेट टीचर भी हैं आप, क्योंकि वो बात नहीं मानते, आपका ये मानना है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और आपने सर टीचिंग में हमेशा ये बात बोली है कि अपनी जो नॉलेज आप जब दे रहे हैं सामने, जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप टीच कर रहे हैं, बहुत सहज होना पड़ता है। बहुत सारी जो बुक्स हैं, चाहे मैं एक्टिंग की बुक्स की बात करूं, चाहे मैं डायरेक्शन की किताबों की बात करूं, उसमें बहुत हद तक चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि जिनको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। उनको भी एज अ टीचर पढ़ के समझ के इतना ज्यादा इजी बना देना, और जब स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, जब आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनकी आंखों में देखना कि उनको बातें समझ में कितनी आ रही है। टीचिंग सर इज मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट वो है, और खासकर थिएटर में टीच करना किसी भी तरीके से। तो सर ये कैसा चैलेंज आप फेस करते हैं व्हेन यू आर मीटिंग न्यू स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स को मिलते हैं और उनको मुश्किल बातें जब बता रहे हैं? उससे पहले एक चीज बताओ, तुम इससे भी कनेक्ट कर लोगे। यस सर, यस। मेरे लिए शो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए रिहर्सल इंपॉर्टेंट है। शो जब हो जाता है तो हो जाता है। रिहर्सल और शो में, एक शो हो जाने के बाद फर्क क्या है? शो जो है वो एक छवि बन जाती है,
तुम उसी चीज को अगले शो में रिपीट करते हो। छवि फिक्स है, राइट? उसमें भी जिंदा रहना पड़ता है, वो मुर्दा होके नहीं हो पाता है, लेकिन छवि वही है। रिहर्सल क्या है? अरेंजमेंट्स एंड रीअरेंजमेंट्स। कभी कह रहे हो कि अच्छा तुम इधर से आओ, नहीं नहीं, यहां से ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा पीछे से आओ, अच्छा एक काम करो तुम उसके कंधे पे हाथ रखो, नहीं 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 नहीं, कंधे पे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा एक काम करो तुम इस डायलॉग को ऐसे बोलो, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है। कर क्या रहे हो? अरेंजमेंट्स एंड रीअरेंजमेंट्स। टीचिंग इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स एंड रीअरेंजमेंट्स। टीचर अगर रिजिड है, वो अपनी सोच दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, और जब वो स्टूडेंट की सोच को अरेंज और रीअरेंज करने में मदद करते हैं, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। और इससे होता क्या है जानते हो? 20 स्टूडेंट है और मान लो कि मैं टीचर हूं, तो 20 स्टूडेंट को मैं एक ही टीचर मिला, राइट? मुझे क्या मिला? 20 अलग अलग लर्निंग। स्टूडेंट जो कर रहा है उससे तो मैं भी सीख रहा हूं, तो वो तो मेरे लिए लर्निंग हो गया। यस सर। बेसिक को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। जिसका बेस जितना स्ट्रांग है वो उतना ऊपर कूद सकता है। हमारे पास एक एडवांटेज है टीचिंग करते समय, हम बेसिक को बार बार दोहराते हैं स्टूडेंट्स के साथ। यस सर। ये बहुत बड़ा फायदा है। टीचिंग इज बेसिकली अ लर्निंग, लेकिन उस लर्निंग को सेट करने के लिए अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। नथिंग इज अल्टीमेट ट्रूथ। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं और तुम जिस बैकग्राउंड से आए हो, दो अलग चीज है। मैंने बचपन में शमशान देखा, तुमने नहीं देखा, तुमने फुटबॉल ग्राउंड देखा, तो तुम्हारा अप्रोच अलग है। अगर मैं तुम्हें वो अप्रोच करने नहीं दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं होगा तो यही जो मैं सोचता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास एक ही छवि है, उसी छवि को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और जब मैं मोटिवेट कर रहा हूं, करो, गलती करो, अरेंज करो, करके देखो अगर ये करोगे, लेकिन इसमें ये भी बता देना जरूरी है कि देखो इसमें ये पॉसिबिलिटीज है, तुम इस पॉसिबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो क्या? रास्ता भी दिखाना है, लेकिन थोपना नहीं है। जो हमारी जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, और जब मैं एनएसडी आया, दो एक्सपीरियंस अलग क्या है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम सवाल नहीं कर पाते थे, और सवाल जब नहीं कर पाते थे तो होता क्या था? कमिट इनटू द मेमोरी एंड वॉमिट इनटू द पेपर। डेफिनेटली हम रटते थे और एग्जाम पास करते थे। एनएसडी में आके मुझे समझ में आया, मेरे सारे टीचर, जितने मैं लोगों का नाम लिया, उनके अलावा भी बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने हमें सवाल करना सिखाया, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। जाओ इस रास्ते में चल के देखो 7 दिन क्या होता है। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा। तब मैं सेकंड ईयर में था, हमारा डायरेक्शन सीन वर्क हो रहा है, और डायरेक्शन सीन वर्क करवा रहे थे डॉक्टर अनुराधा कपूर, अनु मैम।
टेक्स्ट हमने चुना मदर करेज। और अन्नू मैम का, मेरे लिए अन्नू मैम का पहला टास्क था पूरे सीन वर्क में मैं गाड़ी नहीं देखूंगी, मदर करेज की गाड़ी मैं नहीं देखूंगी, बिना करे मदर करेज की जो गाड़ी है, यस सर, उस गाड़ी के बिना गाड़ी के वो नाटक करना ही मुश्किल है। ओह दैट वाज द चैलेंज। पहले दिन ही उन्होंने कहा कि सौची मैं गाड़ी नहीं देखूंगी, एंड वी फाइंड अ वे। I found a way. She helped me. How to fight? It's a challenge. This is the job of a teacher, to guide you. Teaching, टीचर से भी ज्यादा मेंटर होना जरूरी है कि ताकि हम सामने वालों को समझ पाए और वो जो कर रहे हैं उसमें उसको इनकरेज करें। हर एक के अंदर, जिसको हम कहते हैं ना सौरभ, खराब नाटक है, ये तो मतलब बकवास नाटक है। उस नाटक में भी एक मोमेंट ऐसा होगा स्टेज पर जो सच था, ऑनेस्ट था। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। अगर वहां से हम उस नाटक को देखना शुरू करें तो पूरा व्यू पॉइंट बदल जाएगा। तब हमें लगेगा ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली नहीं है। Yes, sir. It's all about how we are looking at it. Yes, sir. और ये दृष्टि देना ही टीचर का काम है। सही मायने में टीचिंग है। Yes. बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर आपके साथ। ये बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग अगर मैं कहूँ। और क्योंकि मैंने कभी पर्सनली आपसे, मेरा ये आज पहला इंटरेक्शन था। When I'm also from a drama school. मैंने और आज आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिला और मैं भी बहुत थिएटर को बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन आर्ट फॉर्म मानता हूँ और समझता हूँ और काफी समय से मैं इसको कर रहा हूँ। आज सर इतनी डिफरेंट और अप्रोच आपने दी और इतने सहज तरीके से बताई, और चीजों को उलझाना नहीं है बल्कि सुलझाना है। जो ये जिस अप्रोच को लेकर आप अपने काम को कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स तक अपने काम को पहुंचा रहे हैं सर, ये बहुत अप्रिशिएटिंग है। और आपने सर अपना समय निकाला और भारतेंदु नाट्य अकादमी के इस वेबिनार का आप हिस्सा बने, और आपके थ्रू सर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखने वाले हैं और अपनी अप्रोच को वो बदलने वाले हैं। जिस तरीके से अभी तक चलते आ रहे थे उसको वो लोग चेंज कर सके, उसमें उनको जरूर बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस वेबिनार को एक्सेप्ट करने के लिए, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सौरभ। बीएनए ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जब हम संस्थान की बात करते हैं जो एज एन इंडिविजुअल कभी कभी करना मुश्किल हो जाता है, यस सर, तो इंस्टीट्यूशन की बहुत सारी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द फ्यूचर जनरेशन। हम जो काम कर रहे हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो समय है, इस समय बीएनए का ये जो पहल है, आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज है। कम से कम हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम से कम एक दूसरे की बात को हम सुन पा रहे हैं। और सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुनना भी चिंतन में मदद करता है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सो माय आल्सो हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू बीएनए एंड आल्सो रमेश जी, तुम्हें भी कि तुमने भी इतना सुना। नहीं सर, मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड हूँ सर कि आपसे मैं आज इस तरीके से इंटरेक्ट कर पाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर इस तरीके की थिएटर में चीजों को लेकर लोगों को अवेयर करना। इस अवेयरनेस की एक्चुअली कमी है सर, और जो आज आपके इस वेबिनार के जरिए बहुत हद तक पूरी होगी, इसकी हम लोग उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। टेक केयर, स्टे सेफ
और कोशिश ये करना कि दूसरे के अंदर कुछ अच्छी चीज दे पाए हम, दैट्स इट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। यही हमारा काम है और कुछ नहीं है।